Greetings for the day, dear students. In the chain of my lectures on carbohydrates, this is my 8th lecture, and today I will discuss the formation of glycosides, ethers and esters. कार्बोहाइड्रेट्स पर लेक्चर्स की श्रृंखला में ये मेरा 8वां लेक्चर है और आज मैं आपको ग्लाइकोसाइड्स, ईथर्स और एस्टर्स के बनने के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स या ग्लाइकोसाइड्स का निर्माण। यदि D प्लस ग्लूकोज का मिथेनॉल में विलयन बनाकर उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रवाहित किया जाए तो 2 एनोमेरिक एसीटल्स का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसा हम इस नीचे इक्वेशन में देख रहे हैं कि यदि हम इसका हेमी एसीटल लें और इसकी रिएक्शन करवाएं किसके साथ, मिथेनॉल और HCl के साथ, तो हमको 2 ग्लाइकोसाइड्स या 2 एनोमेरिक एसीटल्स का मिश्रण प्राप्त हो रहा है। ये दोनों एसीटल्स हैं मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। इन दोनों के ही गलनांक अलग है। अल्फा रूप का गलनांक है या मेल्टिंग पॉइंट है 165 डिग्री सेंटीग्रेड और बीटा रूप का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक है 107 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से इनके स्पेसिफिक रोटेशंस के मान भी फ़र्क है। अल्फा रूप का मान है +158 डिग्री और बीटा का मान है -33 डिग्री। अब ग्लूकोपाइरेनोन्स से मेथिल ग्लूकोसाइड बनने की क्रियाविधि को हम इस प्रकार से देख सकते हैं रिएक्शन सीक्वेंस में। मान लीजिए बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज है तो फिर इसका क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्शन होके और फिर एक रिएक्शन सीक्वेंस के द्वारा हमको मेथिल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ग्लाइकोसाइड एसीटल या कीटल होते हैं, अतः ये क्षारीय जल में एल्कलाइन वाटर में या तो ये स्थायी होंगे, स्टेबल होंगे, लेकिन अम्लीय जल में एसिडिक वाटर में ये जल अपघटित हो जाते हैं, दे आर हाइड्रोलाइज्ड। एक ग्लाइकोसाइड को एसिडिक सॉल्यूशन में या अम्लीय जल अपघटन से बने अल्कोहल को एग्लाइकॉन कहा जाता है। तो जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ग्लाइकोसाइड लिया जो कि क्षारीय विलयन में तो स्थायी है, लेकिन अम्लीय विलयन में क्या होगा कि हमको एक ग्लाइकॉन प्राप्त हो रहा है और साथ में अल्कोहल मिल रहा है। इसमें हम देखेंगे सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स या ईथरों का निर्माण। मोनोसैकेराइड्स इकाइयों में एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति के कारण अल्कोहल्स की तुलना में ये प्रबल अम्लीय होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गली एसिडिक, अतः इनका ईथरीकरण आसानी से हो जाता है, दे आर इजीली इथेराइज्ड। उदाहरण के लिए यदि मेथिल ग्लूकोसाइड को जलीय NaOH विलयन के साथ एक्वस NaOH के साथ डाईमेथिल सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो पेंटामेथिल डेरिवेटिव बनता है। यहाँ पर हम ईथर्स का बनना इस रिएक्शन सीक्वेंस में देख रहे हैं। मेथिल ग्लाइकोसाइड से स्टार्ट करके विभिन्न पदों में गुजरते हुए हमको पेंटामेथिल डेरिवेटिव या पेंटामेथिल व्युत्पन्न प्राप्त हो रहा है। ये जो इस प्रकार बना हुआ पेंटामेथिल डेरिवेटिव है, इसमें C2, C3, C4 और C6 पर उपस्थित मेथॉक्सी समूह तो साधारण ईथरीय समूह हैं, दे आर सिंपल ईथरीय ग्रुप, अतः डाइल्यूट जलीय अम्लों में दे आर इन डाइल्यूट एक्वस एसिडिक सॉल्यूशंस में दे आर स्टेबल, ये स्थायी होते हैं। ईथरीय बंध को केवल स्ट्रॉन्ग HBr या HI के साथ गर्म करके ही विघटित किया जा सकता है, डिकम्पोज किया जा सकता है। लेकिन जो C4 पर मिथॉक्सी समूह उपस्थित है वह इन चारों मिथॉक्सी समूहों से डिफरेंट है, भिन्न है, क्योंकि यह ईथरीय समूह नहीं है वरन एक एसिटल बॉन्ड का पार्ट है। तो ये फिर एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, अतः ये डाइल्यूट अम्लों में आसानी से जल अपघटित हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा और 2,3,4,6 टेट्राऑक्सीमिथाइल ग्लूकोज बनता है। यहाँ पर O लिखने का तात्पर्य है कि मेथिल समूह ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ जुड़े हुए हैं। इसकी ओपन चेन संरचना में C5 पर एक फ्री हाइड्रोक्सिल समूह विद्यमान है, क्योंकि यह ग्लूकोज के हेमी एसिटल रिंग बनाने में प्रयुक्त हुआ था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेंटामेथाइल डेरिवेटिव है, इसको एसिडिक
एक्वस सॉल्यूशन में यदि हम इसका जल अपघटन करें तो हमको एक पायरेनोज रिंग प्राप्त होती है, और उसको यदि हम ओपन चेन स्ट्रक्चर के रूप में लिखें तो हम देख रहे हैं कि C5 पर एक फ्री OH समूह उपस्थित है। ये कंपाउंड का नाम हुआ 2,3,4,6 टेट्रा ऑक्सीमिथाइल डी ग्लूकोज। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स या एस्टरों का निर्माण। यदि मोनोसेकेराइड को सोडियम एसीटेट या पिरिडीन जैसे वीक एल्कलाइन मीडियम में, दुर्बल क्षारीय मीडियम में एसिटिक एनहाइड्राइड की अधिक मात्रा के साथ अभिकृत करवाया जाए तो एनोमेरिक हाइड्रोक्सी समूह सहित सभी हाइड्रोक्सिल समूहों का एस्टेरिफिकेशन हो जाता है। यदि यह क्रिया निम्न टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर, मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न करवाई जाए तो अभिक्रिया त्रिविम विशिष्ट स्टीरियोस्पेसिफिक होती है, अर्थात अल्फा एनोमर से अल्फा एसीटेट ही बनेगा, जबकि बीटा एनोमर से स्टार्ट करें तो बीटा एसीटेट प्राप्त होगा। इसलिए यदि हम ले रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज और इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाएं पिरिडिन जैसे वीक बेस की प्रेजेंस में, तो हमको अल्फा ग्लूको पेंटा एसीटेट प्राप्त होगा, अर्थात अल्फा आइसोमर से हमको अल्फा ही आइसोमर प्राप्त होगा एस्टर्स बनने में। नेक्स्ट है राइबोस की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। राइबोस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्डोपेंटोज है जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड अर्थात RNA में पाया जाता है। इसके अणु में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप और 4 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं जिनकी जानकारी ग्लूकोज की भांति सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं से जो जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ग्लूकोज की, उसी के आधार पर हम राइबोस की स्ट्रक्चर में भी पुष्टि कर सकते हैं। यदि D+ ग्लिसरल्डिहाइड से आरंभ करके राइबोस का संश्लेषण करवाया जाए तो डी एरिथ्रोज की क्लियानी सिंथेसिस में राइबोस और एराबिनोज का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसा कि हमने जब ग्लूकोज का हमने जो 8 आइसोमर्स का बनना देखा था क्लियानी सिंथेसिस के द्वारा, वो हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करते समय जो आइसोमर्स प्राप्त हुए थे उसमें हमको एक संरचना राइबोस भी प्राप्त हुई थी। राइबोस का यदि हम नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करवाएं तो बना हुआ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो ध्रुवण अघूर्णक होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो राइबोस की संरचना है वो इस प्रकार से है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने सेंटर में लिया हुआ है राइबोस का अणु, तो इसका यदि हम HCN के साथ रिएक्शन करवाएं तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन करने पर हमको क्या मिलेगा, राइबोनिक एसिड मिलेगा। और इसका फर्दर हम नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमको ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड मिलता है। और इसी प्रकार से यदि हम इसका रिडक्शन करवाएं तो पहले हमको एडेनिटॉल मिलेगा और उसके बाद फिर यदि उसका आगे हम रेड फॉस्फोरस और HI के साथ रिडक्शन करवाएं तो हमको N-पेंटेन प्राप्त होता है। तो ये राइबोस की सामान्य संरचना है, जैसे कि हमने सामान्य अभिक्रिया है, जैसा कि हमने ग्लूकोज की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते समय देखा था। ग्लूकोज की तरह राइबोस भी एक 10% तक ही ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है। अधिकांशतः तो ये एक साइक्लिक हेमी एसिटल संरचना के रूप में रहता है, साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर के रूप में रहता है। और पूर्ण मेथिलीकरण कंप्लीट मेथाइलेशन के बाद ऑक्सीकरण से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उनका विश्लेषण से ज्ञात होता है कि राइबोस में 5 सदस्य युक्त फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर होती है। इट हैज़ 5 मेंबर्ड फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। अतः इसकी संरचना को हम इस तरीके से, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज या डीऑक्सीराइबोज की संरचना। न्यूक्लिक एसिड्स के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का एक महत्वपूर्ण भाग है। डीऑक्सीराइबोज इस शुगर को डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। इसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह के स्थान पर एक हाइड्रोजन परमाणु स्थित होता है। राइबोस के C2 वाले OH के स्थान पर H के सब्स्टिट्यूशन से डीऑक्सीराइबोज बनता है। डीऑक्सीराइबोज के मॉलिक्यूल में कुल 4 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, जिसमें C1 वाला हाइड्रोक्सिल समूह हेमी एसिटल समूह का भाग होता है और DNA के अणुओं में इसके साथ ग्लाइकोजाइडिक बंधन द्वारा प्यूरिन या पिरिमिडिन बेसेस जुड़े रहते हैं। C3 व C5 के हाइड्रोक्सिल समूह फॉस्फोरिक एसिड मोइटी के साथ जुड़ते हैं, अतः C2 ही एक ऐसा कार्बन बचता है जिसके पास
OH ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन एटम द्वारा किया हुआ होता है। अतः डीऑक्सीराइबोस की संरचना को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो C2 है उसमें OH के स्थान पर H के द्वारा प्रतिस्थापन किया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।